नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि जिस इंसान के पित्ते में दर्द हो या पथरियां पैदा हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए या उसका कोई इलाज करवाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे, और ऑब्वियसली स्टार्ट इकोलॉजिकली इसी बात से करते हैं कि पित्ता होता क्या चीज़ है और कहाँ पाया जाता है। पित्ता बेसिकली हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है, जो कि जिगर के नीचे राइट साइड की जो पसलियाँ हैं वहाँ पे पाया जाता है, और उसकी लंबाई तकरीबन कुछ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और जब ये पूरे का पूरा एक्सपैंड हुआ होता है, पूरा काम कर रहा होता है, तो मैक्सिमम जो चौड़ाई तक जा सकता है, इसका जो डायमीटर बनता है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसका अंदाज है, और इसके अंदर जो गुंजाइश होती है, जो कैपेसिटी है इसकी, वो 50 ml है। यहाँ तक इसके अंदर बाइल आ सकता है, और ये डक्ट के जरिए, एक पतली नाली के जरिए लिवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। लिवर ही है असल ऑर्गन जिसको कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है, वो यहाँ भेजता है। लिवर बेसिकली बाइल बनाता है, जो बहुत अहम चीज़ है, और ये बाइल जो है आकर हमारे इसी हिस्से में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और फिर वक्तन फवक्तन यहाँ से निकलता है। गाल ब्लैडर असल में एक सेंसर के जरिए काम करता है। एक सेंसर होता है जो कि साथ ही वहाँ से छोटी आंत गुजर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके अंदर से अगर कोई फैटी खाना मौजूद होता है तो उस फैट को ये सेंस करता है, और उसके मुताबिक फिर वहाँ से ये रिलीज कर देता है उस बाइल को, चंद कतरे उसके अंदर डाल देता है ताकि उसके मजीद काम हो सके। और ये इसके साथ साथ सिर्फ बाइल वहाँ से पैदा स्टोर करके आगे नहीं भेजता, बल्कि उसको थोड़ा सा उसकी ताकत भी बढ़ाता है, उसे कंसंट्रेट करता है। और कंसंट्रेट क्यों करता है? क्योंकि इस बाइल ने मुख्तलिफ काम करने होते हैं। वो क्या कुछ काम करने होते हैं जो गाल ब्लैडर के जरिए होते हैं? उनमें सबसे पहले तो होता है कि चर्बी को हजम करता है। फैट्स जितनी भी वहां से गुजरती हैं उनको हजम हो ही नहीं सकती, सवाए इसके कि उसके अंदर ये बाइल शामिल हो। ये बाइल शामिल होता है, जो पित्ता डालता है, उसके बाद वो चर्बी वाला या जो भी मक्खन है या घी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ से गुजरते हुए वो बॉडी का हिस्सा बन सकती हैं। दूसरा काम इसका ये है कि यहीं से जो ये बाइल निकलती है, ये जाके फिर हमारी गट को, जो बेसिकली बड़ी आंत है, उसके अंदर रतूबत और मुलायमत पैदा कर देती है, उसे लुब्रिकेट करती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो भी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो अल्टीमेटली स्टूल की शक्ल में हो, तो वहाँ से उनका पास होना बड़ा आसान हो जाता है और ईजी हो जाता है। और इसी तरह ये मैदे से जो खाना निकल के आता है, मैदे के अंदर सारे के सारे जो फ्लूइड मौजूद हैं बहुत ही हाईली एसिडिक होते हैं, तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको ग्रेजुअली फिर एल्कलाइज करना, अल्कली की शक्ल में बनाना, ताकि जो बाद में इंटेस्टाइन्स आ रही हैं उनके अंदर वो खाना सही तरह हजम हो सके। तो वो ये काम भी बाइल के जरिए होता है। बाइल उसके अंदर बहुत अहम काम अदा करता है। बेसिकली जो हमने ग्रुप किए हैं, ये काम तो इसके 3 ही हैं बड़े बड़े, लेकिन इन कामों की वजह से आगे बेतहाशा छोटे छोटे काम हो रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे मुतासिर होती हैं। तो इसलिए पित्ते के जो काम है बहुत अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। अगर पित्ता हम रिमूव कर लेते हैं तो फिर क्या क्या मुश्किलात सामने आती हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कोलेस्ट्रॉल में इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल ही की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है। अगर बाइल मौजूद ना हो तो कोलेस्ट्रॉल की सही ब्रेकेज नहीं हो सकती, और इसलिए अगर कम बाइल हो या बाइल इनसफिशिएंट हो तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल भी इनसफिशिएंट होगा, कोलेस्ट्रॉल की सही मिकदार नहीं मिल सकेगी, और बॉडी के अंदर बहुत सारे काम जो कोलेस्ट्रॉल ने करने हैं उनमें एक गैर मुतवाज़ी सी सिचुएशन पैदा हो जाती है, और उन कामों से इंसान का जिस्म महरूम रह जाता है। इसी तरह जिस्म से फासिद मादे खारिज करने के लिए मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। उनमें से एक ऑर्गन जो है बड़ा अहम, ये गाल ब्लैडर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बाइल मौजूद होती है यह अहम रोल अदा करती है उसको एमल्सिफाई करने में भी, उन टॉक्सिक मैटर्स को निकालने में, और उनके अखराज के अंदर, और लिवर के काम के फंक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम इसका रोल आ जाता है। इस तरह थायराइड एक हमारा ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये इतना अहम है कि ये पूरी बॉडी को मुतासिर करता है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स कहे गए हैं, सेल्स हैं, हर सेल के अंदर थायराइड का रिसेप्टर मौजूद है। तो थायराइड का हार्मोन जो है हर सेल को जाके मुतासिर कर रहा होता है। थायराइड बेसिकली हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो T4 होता है। ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए T3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्जन होती है, इसमें बहुत अहम रोल, जो अबाउट 70-80% कन्वर्जन जो है T4 से T3 की, वो लिवर की वजह से हो रही होती है, गाल ब्लैडर की वजह से हो रही होती है, और गट की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो ये इन चीज़ों में तो थायराइड की ये T4 से T3 की कन्वर्जन बहुत मुतासिर होती है,
اور T3 جب ہمیں ایک اچھا جو تھائرائڈ ہے وہ نہیں ملتا تو باڈی پوری کی پوری باڈی سے متاثر ہوتی ہے. اس لیے تھائرائڈ کے فنکشن کے لیے پتے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس طرح فیٹی لیور بن جاتا ہے، اور فیٹی لیور کے بننے کی بے تحاشا وجوہات ہیں، اور ان کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ گال بلیڈر ہونا ضروری ہے. اگر یہ ریموو ہو جائے گا تو فیٹی لیور بننے کی رفتار کسی بھی وجہ سے وہ تیز ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس فیٹی ایسڈ جو آتے ہیں، مختلف جو غذا کے اندر چیزیں آتی ہیں جو فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں. اومیگا 3 ایک بہت ہی ہیلپ فل فیٹی ایسڈ ہے جو باڈی کو بہت زیادہ اچھے انداز میں بہت سی ضروریات باڈی کی پوری کرتا ہے. اس کو ایبزارب کرنے میں بائل کی عدم موجودگی میں اس کا ایبزارب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پتا جب نکل جاتا ہے تو فیٹی ایسڈ بھی ایبزارب ہونے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح ڈائجسشن جو ہے، نظام ہضم جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو فیٹس ہیں وہ ہضم ہونے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اگر پتا موجود نہ ہو. اور پتا موجود نہ ہونے کا ایک رزلٹ اور بھی نکلتا ہے کہ جہاں سے پتے کو نکالا جاتا ہے، جو آپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ آپریشن ہو یا لیپروسکوپی کے ذریعے ہو، بہرحال پیٹ کے اندر مختلف جگہ پہ سوراخ کرنے پڑتے ہیں. اور یہ جو زخم ہے ان کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، کئی کیسز میں خراب ہو جاتے ہیں. اور ان زخموں کو پھر جب منتقل ہونا ہوتا ہے تو ان کے اندر پین ہوتی ہے، اور پین یہ آہستہ آہستہ کم ہونی چاہیے. لیکن کئی کیسز میں جو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے پین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اگر ایسا ہو تو ڈاکٹر سے فوری طور پہ رجوع کرنا چاہیے. اور اس سے بائل ڈکٹ کی انجری بھی ہو سکتی ہے اس آپریشن کے ذریعے، جس کی وجہ سے بائل جو بن رہا ہے لیور سے جو آ رہا ہے وہ اس ڈکٹ سے لیکیج ہو سکتی ہے اس کی، اور اس کے برے اثرات ہیں. ایسی آپریشن کی جگہ جو بن جاتی ہے جہاں سے ریموو کیا جاتا ہے پتا، وہاں پہ گریجولی بعد میں باڈی خود ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت وہاں پہ ٹیشو گرو کر سکتی ہے، اور اس طرح کا وہاں سے بلجنگ ہو سکتی ہے جس کو ہرنیا بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح ڈائریا اور بخار بھی ہے. اگر یہ چیز ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ سچویشن کئی اکثر پیشنٹس کو آپریشن کے بعد دیکھنی پڑتی ہے. اور اس سے جو بڑی آنت ہے اور جہاں سے اسٹول وغیرہ پاس ہونا ہوتا ہے وہاں پر بھی بائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہے مختلف اس کے جو اس کی اہمیت ہم نے جانی، اور اس کے نکلوانے کے کیا کیا برے اثرات ہیں جسے باڈی کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، اس سے مختلف پیرامیٹرز ہیں. پہلا پیرامیٹر تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جسم کے اندر کوئی بھی آرگن جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ با مقصد بنایا ہے. اس کے اپنے رولز ہیں، اپنی اس کی اہمیت ہے. بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اہمیت کو جانتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ واقعی اسٹیج آ گئی ہے کہ میں ایک اہم آرگن کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دوں، یا بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے. اسی طرح جو سرجری ہے یہ بذات خود ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرگن کو نکال کے باڈی سے باہر پھینک دینے کا نام ہے. اس آرگن کے اندر جو پرابلمز آ رہے ہیں اس کا علاج نہیں ہے. یہ نہیں کیا ہم نے کہ اس کے اندر جو پتھری بن رہی ہے اس پتھری کو نہ بننے دیا جائے، اس کو روکا جائے، جو پتھری بن گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ علاج کہلاتا ہے. لیکن علاج نہیں ہوتا بلکہ اس کے سرجری کر کے اس کو نکال باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آج جس سسٹم کے اندر سرجری کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کا علاج موجود نہیں ہے. اگر آج علاج موجود ہو، کوئی ایسی میڈیسن آ جائیں، کوئی ایسی ڈسکوری ہو جائے تو آبویسلی پھر کوئی بھی ڈاکٹر اس کو آپریشن کرنے کی طرف نہیں جائے گا اتنی جلدی، اور وہ کہے گا پہلے آپ علاج کرائیں. اس لیے علاج بہت اہم ہے اور سرجری سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. وہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس علاج کے ذریعے ہم پتھری بننے کی وجہ دور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایسا اگر کوئی آپ کے پاس چیز موجود ہے کہ اس سے پتھری بننے کی وجہ دور ہو جائے تو وہ علاج ضرور کروانا چاہیے. اگر پتھری بننے کی وجہ دور کر دیتا ہے تو جو پتھریاں بن چکی ہیں ان کو وہ گریجولی ڈیزالو بھی کرے گا، جو اندر ہی پتھریاں بنی ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کو ذہن میں رکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو پرابلمز آتی ہیں وہ چند دن کی یا چند ماہ کی نہیں ہوتی، بلکہ پتا نہ ہونے کی وجہ سے پھر پوری عمر جو ہے وہ پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس کے فیصلہ ہونے کا جنرلی پیرامیٹر کیا بنتا ہے، موٹا موٹا اصول جو بنتا ہے اس کا جو پین ہے، وہاں پہ جو پین پتے کا درد جو ہو رہا ہے وہ ایک فیصلہ کرنے والی اہم ہوتا ہے. اگر درد نہیں ہو رہا پتے کا، اس کا مطلب پتھری میں موومنٹ نہیں ان کی ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی گولڈن ٹائم ہوتا ہے. اس کو ٹائم کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر پین نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے. جو بھی آپ کو سسٹم بتاتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، وہاں سے علاج ضرور کروا کے اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر شدید درد شروع ہو چکا ہے تو پھر آپریشن کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا یہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے. اگر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ صرف درد ہو رہا ہے، مائلڈ درد ہے، لیکن گال بلیڈر کی
सरफेस, उसकी बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट है, तो गल सड़ नहीं गया है या बहुत ख़राब हालत नहीं है, तो हो सकता है आपसे कहे कि थोड़ी डिले कर सकते हैं, आप इलाज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन गाल ब्लैडर की हालत भी ख़राब हो चुकी है तो ऑब्वियसली फिर इमीडिएट ऑपरेशन पे जाना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से तय करना चाहिए। बस इसमें असूल मोटा यही बनता है कि जैसे ही पता चले कि पित्ते में पथरी है, एक है या ज़्यादा है, या कोई ऐसे मसाइल शुरू हो चुके हैं, तो इसका इलाज जितनी जल्दी हो करवाया जाए। इसका इलाज करने में डिले ना किया जाए कि कोई बात नहीं ठहर के करवा लें, कोई यही असल में आपके पास कीमती वक्त है जिसके इस्तेमाल किया जाना चाहिए इलाज के लिए। इस तरह आप सही फैसला कर सकते हैं कि पित्ता निकलवाने की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के फैसला किया जाना चाहिए। तो आखिर में हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें पहली बात हमने जो जानी वो यही था कि पित्ता हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है और ये कई काम करता है जो कि बड़े ज़रूरी हैं हमारे निज़ाम हज़म के लिए, और इसके मुताबिक इसको हमें अहमियत देनी चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसा यूज़लेस किस्म की चीज़ नहीं समझना चाहिए कि ऐसी मामूली सा को मसला बना और हम इसको उठा के बाहर निकाल के फेंक दें। इसके नुकसानदेह असरात जो हैं वो हम जानते हैं कि वो सारी की सारी उम्र हमें फेस करना पड़ते हैं, तो इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। और इसका जो है बीमारी का इलाज करने के बजाय उसको काट देना, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच यही है कि जो भी प्रॉब्लम आया है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए, उसकी वजूहात ढूंढी जाए, क्या अंडरलाइंग कॉज क्या है, और उस अंडरलाइंग कॉज को दूर किया जाए और इस बीमारी से इलाज करके पेशेंट को उससे निकाला जाए, ना कि उसके जिस्म का वो ऑर्गन ही निकाल के फेंक दिया जाए। इसलिए पित्ते की पत्थरियों को मुनासिब इलाज जो है वो मौजूद है, और उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल जो हमारा डाइट का होता है। डाइट है और नेचुरल मेडिसिन जैसे मौजूद हैं जो पत्ते की पत्थरियाँ बनने से रोक भी देती हैं और जो बनी हुई हैं उनको भी ख़त्म कर देती हैं और उनको आहिस्ता से डिज़ोल्व कर देती हैं और वो पास थ्रू हो सकती हैं स्टूल के ज़रिए। और इसको बचाने के लिए दर्द शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सकता है इलाज करवाया जाए और उस टाइम को ज़ाया न किया जाए। बस यही आज की गुजारिशात हैं जी। इसके बारे में कोई भी आपका सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, तो नीचे ज़रूर मेंशन करें और हम मज़ीद उसको सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।